प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन संधि हमने सीखी, विसर्ग संधि पे आते हैं। अब बहुत लंबा नहीं है टॉपिक, जल्दी ही हम संधि का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि क्या है? देखिए, विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अब विसर्ग क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास विसर्ग को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास ये चिन्ह है। प्राय एक बिंदु के ऊपर ये दूसरी बिंदु जो है ये विसर्ग कहलाती हैं। ए का केवल आधार दे दिया गया है, इसे किसी के साथ भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप केवल ए के साथ ही विसर्ग लगाएंगे। ए का तो केवल आधार है, वो किसी के साथ भी लग सकती हैं। ये दो बिंदु ही विसर्ग कहलाती हैं। ये ध्वनि वास्तव में संस्कृत से हिंदी में आई है और केवल उन्हीं शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में चले आए, या मैं ये कहूँ कि जो तत्सम शब्द हैं उन्हीं में विसर्ग का प्रयोग है। हिंदी के अपने जो शब्द हैं, जो तद्भव शब्द हैं, उनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ अनेकानेक शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में प्रयोग किया जाता है, प्राय होता है। तो इस संधि को सीखना अति आवश्यक है। व्यंजन और स्वर दोनों से ही विसर्ग का मेल होता है। तो देखिए, दो प्रकार से बातें हो सकती हैं। पहली स्थिति उत्पन्न हो सकती है विसर्ग से परे स्वर आए, और दूसरी स्थिति हो सकती है विसर्ग से परे व्यंजन आए। ये दो स्थितियां, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, दो प्रकार की स्थिति विसर्ग संधि में उत्पन्न हो सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दुह जमा आशा। अब आप देख रहे हैं, इधर विसर्ग है, इधर आ है, ये स्वर है। विसर्ग के बाद स्वर आया तो ये शब्द बन जाएगा दुराशा। इस प्रकार से विसर्ग के बाद व्यंजन है। देखिए, मन है जमा विनोद, इस प्रकार से तो शब्द बन जाएगा मनोविनोद। अब ये क्यों बन रहा है, कौन सा नियम इस पे लागू हो रहा है, इसकी चर्चा मैं नियमों के अंतर्गत करूंगा। तो इस प्रकार से दो स्थितियां मैंने आपके सामने रखी। पहली स्थिति विसर्ग के बाद स्वर, दूसरी स्थिति विसर्ग के बाद व्यंजन। अब नियमों पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा नियम विसर्ग संधि के नहीं हैं, केवल 5-6 नियम में ही हम पूरी विसर्ग संधि को समझ लेंगे। एक एक नियम पे बात करते हैं। तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 क्या है देखते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब ये कब होगा, इस स्थिति पर विचार करते हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो इस नियम को भी मैं दो भागों में बांट रहा हूं। भाग कै भाग क्या है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होगा। देखिए, यदि विसर्ग से परे सघोष व्यंजन, या मैं ये कहूं कि प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि, तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि, और इसके साथ य, रे, ले, व और य, रे, ले, व, ह,
इन पांचों ध्वनियों में से कोई ध्वनि आ जाए, या तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उन पांचों वर्गों की तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि, ये ध्वनियाँ कौन सी हैं आप जानते हैं। ग है इस प्रकार से, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो प्रत्येक वर्ग की हम देख लेंगे तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि। जब मैंने व्यंजन संधि आरंभ की थी तो मैंने आपको टेबल दी थी, तो वो आप टेबल आपके पास है, आप उसे देख सकते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि कौन सी है। फिर भी एक बार सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूं। ये वो ध्वनियां हैं जो तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि कहलाती हैं। तो विसर्ग के बाद यदि इनमें से कोई ध्वनि आ जाए या इनमें से कोई ध्वनि आ जाए तो हम इस विसर्ग को ओ में बदल देंगे, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। एक शब्द है मन, एक शब्द है रंजन। मन रंजन, मन जमा योग, मन जमा योग। रजह जमा गुण, रजह जमा गुण। मनः जमा विज्ञान, मनः जमा विज्ञान। यशः जमा दाह, एक और यशः से, यशः जमा गान, यशः जमा गान। तपह जमा वन, और तपह से तपह जमा भूमि। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, देखते हैं। एक दो और रख लेता हूं। वह जमा वृद्ध, वह जमा वृद्ध। पुरह जमा हित, पुरह जमा हित। और देखिए यशः जमा वर्धन, यशः जमा वर्धन। मनः जमा रोग, तो इन पे चर्चा करते हैं। देखिए आप, पहला है हमारा मनः जमा रंजन। तो आप देखिए मनः विसर्ग है, विसर्ग के बाद रे आया है। नियम क्या कहता है विसर्ग का? ओ में। मैं एक आपके लिए यहां खोल रहा हूं, ये मनः है और ये रंजन है। अब क्या है कि ये मैंने विसर्ग निकाल लिया यहां, और अब ये मेरे पास बचा है ये। अब इसमें देखिए, अब मुझे क्या करना है, विसर्ग का ओ हो गया है और ये रंजन तो यो का यो बचा है। ये ओ इसमें डाल देंगे तो शब्द बन जाएगा मनोरंजन। तो इस प्रकार से आप ये शब्द बनाएंगे मनोरंजन। और ऐसे ही विसर्ग को ओ करना है तो न के ओ की मात्रा लग जाएगी, मनोयोग। हमें इस तरफ तो कोई बदलाव करना ही नहीं है, जो बदलाव करना है वहां आएगा। और वो कैसे आएगा मैंने आपको यहां दिखा दिया, क्योंकि जैसे ही हम इस तरफ से विसर्ग हटाएंगे वो स्वर रहित हो जाएगा और वो जो स्वर बनेगा वो उसमें जुड़ जाएगा। तो जैसे ये रजोगुण,
3 प्रकार के गुण होते हैं। मनोविज्ञान, यशोदा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है। यशोदा, यशोगान, किसी के यश में गाया जाने वाला गान। तपोवन, जहाँ ऋषि मुनि प्राय तप करने के लिए जाया करते थे, वही तपोभूमि, जहाँ उन्होंने तप किया, तपोभूमि है। वयोवृद्ध, बहुत ज़्यादा बूढ़े जो हैं उन्हें वयोवृद्ध कह दिया जाता है। जिनकी आयु 100 वर्ष के आसपास या उससे अधिक पहुंच जाती है, वयोवृद्ध कहलाते हैं। पुरोहित, आप जानते हैं। यशोवर्धन, और मनोरोग, आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है मनोरोग। ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पर बिजी रहते हैं, उन्हें इनसे बचना चाहिए, अदरवाइज़ मनोरोग का ये कारण बनते हैं। फेसबुक वगैरह से दूर रहना चाहिए, या वो कम उनका प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें और हमारी अध्ययन सामग्री ये ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। एक समय के बाद जब हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी काल अनुशासन और मेहनत का काल होता है, और वो शिक्षा पर ही अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। तो नियम विसर्ग का ओ में परिवर्तन में हमने नियम कै देखा। मैं नियम ख पर आता हूँ। देखिए नियम ख क्या है। नियम ख पे चलते हैं। ओ में परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इसमें। थोड़ा सा बदलाव क्या है? यदि विसर्ग से परे, यदि विसर्ग से परे ए आए, यदि विसर्ग से परे ए स्वर आए तो क्या होगा? यदि विसर्ग से परे ए स्वर आए तो विसर्ग को ओ में बदल देंगे और ए का हो जाएगा लोप। यदि विसर्ग से परे ए आए तो ए का लोप हो जाएगा और विसर्ग का ओ बन जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से बात समझते हैं। देखो उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। अन्य जमा अन्य जमा अन्य जमा अन्य, इस उदाहरण को देखते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां से मैंने विसर्ग ले लिया और ये मेरे पास बचा। अब इस विसर्ग का ओ हो गया है, आप जानते हैं, और नियम क्या कह रहा है? इसका लोप हो जाएगा। तो मेरे पास ये बचा है। तो ये इसमें गया अन्यो अन्योन्य, तो ये शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। और एग्जाम्पल देखेंगे। यशः जमा अभिलाषा, यशः जमा अभिलाषा, मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अभिराम, मनः जमा अभिराम, मनः जमा अभिराम और मनः जमा अनुसार। तो इनको अब देखते हैं। देखिए अब हमने बात की थी ऊपर वाले एग्जाम्पल से, आप देखेंगे विसर्ग है
तो विसर्ग की जगह में ओ लगा देना है। ये लीजिए, मैंने विसर्ग हटा दिया और ओ की मात्रा लगा दी। अब यहाँ से इस ए को हमें डिलीट कर देना है और बाकी जो बच गया वो यहाँ आ गया, यशोभिलाषा। इस प्रकार से ऐसे ये यहाँ पर ये हटा देंगे और विसर्ग की जगह ओ लगा देंगे, मनोनुकूल, मन के अनुकूल। मन है जमा अभिराम, जो मन को आराम दे, मन को सुंदर लगे, तो मनोभिराम। इस प्रकार से मनोभिराम। और ये मन के अनुसार, मनोनुसार। तो देखिए, विसर्ग का जो ओ संबंधी नियम हमने पढ़ा, इसमें दो स्थितियां देखी हमने। पहली स्थिति में विसर्ग के बाद स्वर नहीं था, व्यंजन थे, और वो भी कौन से? सघोष व्यंजन। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग की पहली दो ध्वनियां अघोष ध्वनियां होती हैं और तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि सघोष ध्वनि होती हैं। उनमें घोषत्व है और ये यर लेवे है, ये 5 ध्वनियां। और तो अगर ये आती तो हमने विसर्ग को ओ में परिवर्तित किया। दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास? दूसरी स्थिति थी कि विसर्ग को ओ में तो बदला, लेकिन उसके बाद आने वाला स्वर उसे भी खत्म कर दिया, उसका लोप हो गया। यहां स्वर लोप की स्थिति भी है। पहले वाले में लोप नहीं हो रहा था, इसमें लोप हो रहा है। ध्यान देने की बात है। कई बार गलतियां हो जाती हैं। यशोभिलाषा लिख दिया आपने तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यशोभिलाषा कुछ होता नहीं है, यशोभिलाषा है। क्योंकि ये जब बोलते हैं तो जीभ एक दूसरे के करीब आती है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो मैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 पर चलता हूं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 देखिएगा। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या है? विसर्ग का रे में परिवर्तन, ये हमारा नियम नंबर 2 है। विसर्ग का रे में परिवर्तन। अब ये कब होगा? बहुत ही चर्चित नियम है ये विसर्ग संधि का। बहुत ज़्यादा शब्द इसी नियम से बनते हैं। देखिए क्या करेंगे। अब ये होगा कब? अब ये देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व ऐसे भिन्न कोई स्वर आए, ऐसे भिन्न स्वर। अब ऐसे भिन्न आप जानते हैं, ए को छोड़ के बाकी सभी रह गए। हमारे पास कितने स्वर हैं आप जानते हैं? 11 स्वर हैं। और 11 में से मैंने ए को हटाया है, बाकी 10 को रख लिया है। उन 10 में से कोई भी आ जाए विसर्ग से पहले और विसर्ग से परे, वही तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि आए या यर लेवे है आए, या यर लेवे है आए। और एक स्थिति और मैं यहां पर दे रहा हूं, या कोई स्वर आए। तीन स्थितियां हैं, 15 ध्वनियां ये हैं, 5 ये, 11 ये। अगर इनमें से कोई भी ध्वनि विसर्ग से परे आ जाए और विसर्ग से पूर्व ए ध्वनि आ जाए, तो क्या होगा? ये विसर्ग रे में बदल जाएगा। इस विसर्ग को हम रे में बदल देंगे। उदाहरणों के माध्यम से बात करेंगे, देखते हैं। देखिए, आशीह जमा वाद, आशीह जमा वाद, धनु जमा, धनु जमा विद्या,
धनु जमा धर, धनु जमा धर, धनु जमा धर, धनु जमा हो सॉरी, धनु का तो काफ़ी हो गए और धनु के नहीं लेंगे। धनु जमा धर, बही जमा मुख, बही जमा मुख, यजुः जमा वेद, यजुः जमा वेद, यजुः जमा वेद, यदुः जमा वेद, पुनः जमा निर्माण, पुनः जमा निर्माण, पुनः जमा लेखन, पुनः जमा लेखन, ज्योतिः जमा मय, ज्योतिः जमा मय। इन एग्जाम्पल्स पर ध्यान देंगे। इसके बाद मैं एक और इसका स्टेप लूंगा और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया। आयु जमा वेद। तो मैं बता रहा था कि मैं इनके बाद एक स्टेप और लूंगा इस नियम का, क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें एक भिन्नता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। थोड़ा भ्रम की स्थिति है और उस नियम के इस पार्ट पर, तो उस पर बात करूंगा। एक बार इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। देखिए, आशीष जमावाद को मैं नीचे लेके आता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्राय विद्यार्थी इसको गलत लिखते हैं, आशीष जमावाद। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये विसर्ग ले लिया और ये मेरे पास बचा, ये बचा, विसर्ग हटा लिया। अब मुझे क्या करना है? अब विसर्ग तो रे बन जाएगा और इधर मेरे पास वाद बचा है। अब ये विसर्ग यहां ऑलरेडी स्वर है और यहां व्यंजन है। अगर यहां स्वर होता तो मैं इस रे को पूरा कर देता, लेकिन अब स्वर नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? ये आशी लिख दिया मैंने। अब ये रे चला जाएगा ऊपर, किसके? वे के, क्योंकि जो जिससे पहले बोला जाता है वो उसके सिर पे बैठ जाता है। जो पहले बोलता है वो सिर पे बैठता है। तो ये नियम है। अगर आप इस प्रकार से कि ट्रिक है, इसका प्रयोग कर लें कि जो पहले बोलता है वो सिर पे बैठता है। तो देखिए, ये हमने वे के सिर पे बैठा दिया। अब इसको बच्चे क्या करते हैं? इस शब्द को इस प्रकार से लिख देते हैं। ये मैंने बहुत गलत लिखा देखा है। तर्कों के पीछे लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, यही चलता है तर्कों के पीछे। तो हमको ट्रक से नहीं सीखना है, हमें नियम से सीखना है। तो ये आशीर्वाद आपको इस प्रकार से लिखना है। और ये ध्यान रखना कि रे को वे के ऊपर लगाना, वो वे के सिर पे बैठा है, आ के सिर पे नहीं बैठा है। तो ये हो जाएगा हमारा आशीर्वाद। और इसी प्रकार से ये धनु, धनु तो ऐसा कैसा बना रहेगा? विसर्ग को रे बनाना है और रे फिर किसके सिर पे जाएगा? वे के सिर पे जाएगा। धनुर्विद्या, इस प्रकार से रे ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। और ये धनु तो फिर वही रह जाएगा और रे कहाँ जाएगा? धै के सिर पे जाएगा। ये लीजिए, धनुर्धर। और ये बहिर्मुख, ये शब्द भी बच्चे गलत लिखते हैं। इसमें भी रे को है के ऊपर लगा देते हैं। इस प्रकार से इस शब्द को भी प्राय लिखते हैं बच्चे। तो इसका ज़रा ख्याल करें, ऐसे न लिखें इसे, ये गलत प्रयोग है। और ये यजुर्वेद, 4 वेदों में से एक प्रमुख वेद यजुर्वेद, तो रे फिर यहाँ चला गया है, यजुर्वेद, इस प्रकार से। और ये निर्माण और पुनः निर्माण, फिर से निर्माण करना। तो पुनः ऐसे, पुनः में से विसर्ग हटा दिया, पुनः आ गया। और ये लीजिए,
और ये चला गया न के सिर पे पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, ये भी यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। और ये पुनर्लेखन, इस प्रकार से पुनर्लेखन। ज्योतिर्मय, ये शब्द भी बच्चे गलत लिख देते हैं, ज्योतिर्मय, इस प्रकार से मैं के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि जो विसर्ग का बनेगा उससे ऊपर आगे वाले के जाके उसके ऊपर बैठता है। ऐसे ही आयुर्वेद, ये वै के ऊपर जाके बैठ गया। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, प्राय इनमें गलतियां हो जाती हैं लिखने में। बच्चे जो ऊपर वाला रह लगाते हैं वो पहले वाले अक्षर के ऊपर लगा देते हैं, उससे उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसका उच्चारण ही गलत हो जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। आशीर्वाद के मामले में तो बहुत सावधान रहें, ये बहुत गलती इसमें शब्द को लिखने में होती है। मैंने विशेषतः ये शब्द आपके लिए लिया है। तो मैं इसके सेकंड पार्ट पे चलता हूं जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर विद्वानों में मतभेद है, मैं उन पर आ रहा हूं। हमारे पास एक तो दुह है और एक निहि है। इनसे बनने वाले शब्द बहुत ज्यादा हैं, दुह और निह से बनने वाले शब्द। अब देखिए मैं इनसे बनाऊं दुह जमा जन और निह जमा जन। दुह जमा आशा, निह जमा आशा, निह जमा उपमा, निह जमा उपमा। और देखिए बहुत शब्द हैं, दुह जमा दिन, दुह जमा दिन, निह जमा उपाय, निह जमा उपाय, दुह जमा गंध, दुह जमा गंध, निह जमा अपराध, निह जमा अपराध, और निह जमा आधार। मैं केवल दो ही प्रकार के, आप देखा कि मैंने आगे शब्द लिए हैं, निहि और दुह ही मैं रख रहा हूं, क्योंकि ये ही मुझे विचारणीय शब्द हैं। दुह जमा भावना, इन्हीं से बात बन जाएगी। और कहें तो यहाँ जो जगह रह गई तो एक और ले लेते हैं, निह जमा बल। अभी आप देखिए अगर मैं नियम की बात करूं तो बराबर लागू होता है, कोई आपत्ति नहीं है। पहला ले लेते हैं, दुह जमा जन है मेरे पास, मैंने यहां से विसर्ग निकाल दिया। अब जो मेरे पास बचा है वो ये बचा है दुह। अब मैं इसके अंदर रे ऐड कर देता हूं और इधर जन कर लेता हूं, विसर्ग जो है वो रे में चेंज हो गया है, तो शब्द बन जाएगा दुर्जन। बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत में यह माना जाता है कि दुह निह ये उपसर्ग नहीं होते। अगर ये उपसर्ग नहीं होते तो क्या होता है, वो ये कहते हैं इनकी जगह उपसर्ग होता है दुर और इसकी जगह उपसर्ग होता है निर। अगर इनकी जगह दुर उपसर्ग है और निर उपसर्ग है तो फिर ये संधि का मामला ही नहीं रह जाता, फिर इन्हें संधि के अंतर्गत पढ़ाया नहीं जाना चाहिए।
अगर ये दुर और निर है, क्योंकि अगर मैं इसको दुर और निर से जोड़ के देखूं, देखिए दूसरे वाले को मैं निर से जोड़ के देखता हूं, निर जमा जन। अब संधि क्या कहती है, जब दो ध्वनियां करीब आए तो ध्वनि में विकार उत्पन्न होना चाहिए, या तो दोनों ध्वनियों में विकार उत्पन्न हो या किसी एक ध्वनि में विकार उत्पन्न हो। यदि विकार उत्पन्न नहीं है तो संधि नहीं है। अगर मैं इसे जोड़ूं तो ये सीधा रे ऊपर चला जाएगा और ये निर्जन बन गया, तो ध्वनि परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, ध्वनि में तो विकार आया ही नहीं, तो फिर इसे संधि नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदी में ये खूब पढ़ाया जाता है, संधि के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, हम विसर्ग को रे में बदलते हैं। अब वो कहते हैं कि अब विसर्ग का कोई मामला ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब तक वही बात कि कोई बड़ी उच्च संस्था इस प्रकार का कोई पुस्तक जारी नहीं करती कि भाई इसे माना जाए या इसे माना जाए या दोनों को माना जाए, तब तक मेरा ये मानना है दोनों ही ठीक मान लिए जाएं। कोई विद्यार्थी अगर दुर जमा जन करता है तो भी ठीक है, कोई विद्यार्थी दुह जमा जन करता है तो भी ठीक है। मैं इस पक्ष में हूँ कि इसके लिए हमारी उच्च संस्थाओं को चाहिए कि कोई विद्वान वहाँ से इसके लिए कोई प्रमाणिक बात लेकर आए जो सर्वमान्य हो और विद्यार्थियों को सरलता हो सके और अध्यापकों को भी सरलता हो सके। तो मेरी सीमाओं में नहीं है कि मैं एक को गलत साबित करूं, एक को सही साबित करूं। तो इस प्रकार की एक परंपरा संस्कृत में है। मैं अपने नियम के अनुसार इनके उत्तर बना रहा हूं। तो ये बन जाएगा दुर्जन। आप जानते हैं कि हमें विसर्ग को रे में ही बदलना है और ये ऊपर चला जाएगा, वही है निर्जन। और ये यहाँ देखें आप, ये समझने वाला है। मैं इसको इधर डिस्कस करता हूँ। दुह जमा आशा है, ये विसर्ग मैंने यहाँ निकाल लिया और ये बचा मेरे पास दुह। अब इसमें मुझे जोड़ना है रे और इधर जोड़ना है आशा। ये आ जैसे ही रे के साथ मिलेगा शब्द बन जाएगा दुरा, और आ तो खत्म हो चुका है तो ये हो जाएगा दुराशा। यहाँ रे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर है। यदि विसर्ग के बाद स्वर है तो वो स्वर रे के साथ जुड़ जाता है, रे को पूरा कर देता है। तो यहाँ आपने देखा रे पूरा हो गया है, तो इसे हम लिखेंगे दुराशा। ऐसे ये निराशा और ये निरुपमा। ये यहाँ पर भी विद्यार्थी गलती करते हैं, इस शब्द को ऐसे लिख देते हैं, निरुपमा बोलूं तो यूं लिख देंगे। ये गलत है क्योंकि रैक छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ नहीं है। ये निर्बल है। और ये विसर्ग को मैंने रे में बदल दिया और रे किस पे बैठ गया, आगे वाले के सिर पे बैठ गया और ये हो गया दुर्दिन। निरुपाय, मात्रा ऊ की रे के लग गई और ये हो गया निरुपाय। और ये फिर ऊपर बैठ गया आगे वाले के दुर्गंध। इस प्रकार से ये भी समझ लेने की जरूरत है। मैं इसे विस्तार दे रहा हूं। निजमा अपराध है, इसे विस्तार दे देते हैं। मैंने विसर्ग ले लिया और विसर्ग चला गया रे में। अब रे में चला गया तो मेरे पास बचा नी। अब इसमें रे आ गया है और इधर मेरे पास अपराध है। इस अपराध का ये ए इस रे को पूरा कर देगा तो जवाब बन जाएगा निरपराध। ए की ध्वनि सुनाई तो देती है लेकिन ए वो रे में शामिल है, दिखाई नहीं देती, केवल सुनाई देती है। निरपराध, ऐसा लगता है कि ए बोला जा रहा है। अब ये अगला है निराधार। वही निराधार, मात्रा रे के लग जाएगी और ये बहुत अच्छा शब्द है
दुर्भावना, ये मैं वैसे एक अच्छा शब्द नहीं है, दुर्भावना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, भावनाएं तो सद्भावनाएं होनी चाहिए, दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो दुर्भावना इस प्रकार से। तो आज हमने विसर्ग संधि के 2 नियम किए, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं। और इसके बाद जो नियम हैं वो इतने विस्तृत नहीं है, उसमें बहुत कम एग्जाम्पल्स होते हैं उन नियमों के, बहुत कम उदाहरण उनमें हैं। ये 2 नियम बड़े नियम थे जिनकी चर्चा आज हमने की। कल मैं विसर्ग संधि के अगले नियमों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।